जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो बेसिक में हम लोग बात किए थे विश्व मानचित्र का, उस विश्व मानचित्र के माध्यम से आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का इतिहास कैसा रहा है और भारत में आधुनिक भारत में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके का प्रश्न बिहार दरोगा एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम लोग लाइन बाई लाइन देखेंगे। साथ ही ये भी बता दें, आप सभी बच्चे जो 9th-10th में क्लास कर रहे हैं और जो सीबीएसई के बच्चे हैं, उन सभी के लिए ये जो क्लास रहेगा वो आधुनिक भारत के इतिहास को जानने में मदद मिलेगा। इसके माध्यम से आप ये जान पाइएगा कि भारतीय इतिहास किस तरीके से क्रमवार जो है आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम लोग जो अभी बता रहे हैं आप लोग को, अगर 10th का बात करें तो 10th में भारत के राष्ट्रवाद से स्टार्ट कर रहे हैं और भारत के राष्ट्रवाद में जितना भी टॉपिक हम लोग करेंगे ये आपका 9th में भी काम देगा, 10th में भी काम देगा और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी भी सेक्टर में तैयारी कहीं से भी कर रहे हैं उन सभी के एग्जाम में ये काम देगा। तो बात 1905 से स्टार्ट होता है। 1905 इसलिए कि 1905 का ही वो ऐसा दौर था जब बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कर दिया जाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन करने का क्या मतलब है, थोड़ा इसको समझते चलिए। ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। इस पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र अगर आप देखिएगा गौर से तो उस टाइम पे बंगाल जो प्रेसिडेंसी था यानी बंगाल प्रांत जो था वो कौन कौन सा वर्तमान राज्य को मिलाकर बना था, इसको थोड़ा बहुत आप देखने का प्रयास करिए। ये जो क्षेत्र है ये असम का क्षेत्र है। उसके बाद आपका ये जो है आपका पश्चिम बंगाल है। उसके बाद नीचे आप देखिएगा तो ये ढाका वाला क्षेत्र है यानी बांग्लादेश वर्तमान का। उसके आगे बढ़िएगा तो ये आपका बिहार है और उसके नीचे बढ़िएगा तो आपका उड़ीसा पड़ेगा। बिहार कहने का मतलब है बिहार के साथ में झारखंड भी है और कुछ ऊपर का थोड़ा सा भाग जो है यूपी का। इन सब क्षेत्रों को मिलाकर बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता था उस समय। आप सभी जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी में 3 तरह के कर व्यवस्था किया गया था, जिसमें एक कर जो व्यवस्था था जमींदारी या उसको आपका अस्थाई बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो उसमें लॉर्ड कर्जन क्यों करना चाहते थे, सेपरेट क्यों करना चाहते थे बंगाल को, इसको समझने का आप लोग प्रयास करिए। सेपरेट इसलिए बंगाल को करना चाहते थे क्योंकि आप गौर से देखिएगा, अगर ये ढाका है और ये आपका बिहार है, ये अगर उड़ीसा है, तो इसमें क्या था कि ये आपका असम का क्षेत्र और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, इसको अगर ये सेपरेट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये वाला क्षेत्र जो है उर्दू भाषी बहुल्य क्षेत्र था। अब उर्दू भाषी बहुल क्षेत्र कहने का मतलब है कि इधर इस साइड में मुस्लिम ज्यादा थे, इस साइड में हिंदू ज्यादा थे। अब ये आज बिहार का मतलब हो गया, यहाँ झारखंड भी है। आप सभी जानते हैं कि बिहार 1912 में बना, बाद में बताएंगे। और जो झारखंड है आपका 2000 में बना, ये भी आप सभी जानते हैं। तो उस समय जब बंगाल प्रेसिडेंसी से ये अलग होगा, इसको सेपरेट जब करेगा लॉर्ड कर्जन जब इसको बांटेगा तो एक बात यहाँ पे बोलेगा, लॉर्ड कर्जन जो है कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगा। कम्युनलिज्म क्या है, तो इसका मतलब है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देगा। लॉर्ड कर्जन कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगा, सांप्रदायिकता को भड़काने का प्रयास करेगा ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़े, जिससे भारत की राष्ट्रवाद कमजोर पड़े। भारत में जो एकता और अखंडता है वो सुनिश्चित न हो सके। जब तक फूट नहीं डालेंगे तब तक राज कैसे करेंगे। ये अंग्रेजों का अपना नीति था, तो इसलिए इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। और बोले क्या,
लॉर्ड कर्जन से पूछा गया कि आप विभाजन क्यों कर रहे हैं, तो बोले कि हम आपको प्रशासनिक गतिविधियां को संचालित करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। जबकि उनका इरादा क्या था? उनका इरादा सिंपल था कि वो बंगाल को इसलिए बांटना चाह रहे थे ताकि वो हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाया जा सके और भारतीय एकता को नष्ट किया जा सके। इतना आप लोग समझ चुके हैं। इसके आगे की कहानी है कि बंगाल के विभाजन लॉर्ड कर्जन 1905 में कर देता है। जैसे ही 1905 में बंगाल का विभाजन होता है तो हिंदू महिलाएं मुस्लिम भाइयों के कलाई पर राखी बांधेंगी। हिंदू महिलाएं जो हैं मुस्लिम भाइयों के कलाई पर राखी बांधेंगी और यहाँ पर ये बात बोला जाएगा 1905 में ही। आप देखिएगा कि ये 16 अक्टूबर को ये कर्जन डिवाइड करता है, बंगाल का विभाजन करता है। 1905 में ही 7 अगस्त 1905 7 अगस्त 1905 को आप देखिएगा कि ये आपका एक आंदोलन चलेगा, जिस आंदोलन का नाम होगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन। ये स्वदेशी आंदोलन क्यों चलेगा? क्योंकि ये बंगाल का विभाजन कर चुके हैं लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन की इस नीति को पूरा बंगाल ही नहीं पूरा देश के लोग विरोध करेंगे। इसी समय में आप देखिएगा कि इस मोमेंट में एक ही नारा गूंजेगा कि खून के बदला खून, अनुशीलन समिति की स्थापना हो जाएगा। फिर 1905 के बाद एक और आएगा आपका 1906 में एक और घटना घट जाएगा, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगा। अब मुस्लिम लीग की स्थापना करेंगे, आगा खान की अध्यक्षता में होगा। ठीक है। यहाँ पर सभी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि बड़े एग्जामों में आगा खान नहीं देता है। अगर ऑप्शन में आगा का है तो ठीक है, नेतृत्वकर्ता के रूप में। अगर नहीं दिया तो उसमें मायूस नहीं होना है। ये 2 ऑप्शन देता है, एक आगा का आपका रहेगा। अगर पूछेगा कि किनके नेतृत्व में हुआ था तो आप लोग सटीक इसका आंसर दे दीजिएगा कि आगा खा के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1906 के बाद एक और घटना घटता है 1907। अब 1907 में कांग्रेस बंट जाता है, कांग्रेस 2 भागों में बंट जाएगा। 1907 में सूरत में अधिवेशन होगा। 1907 में सूरत में एक अधिवेशन होगा, जिस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में बंट जाएगा। एक होगा नरम दल, दूसरा होगा गरम दल। अब ये जो कांग्रेस है, ये बंटने का मतलब ये नहीं हो गया कि बंटवारा कर लिया। बंटने का मतलब हो गया कि उनके विचार अलग अलग थे। इनके विचार अलग थे गरम दल के, और नरम दल के विचार अलग थे। नरम दल में गांधी जी, गरम दल का अगर बात करें लाला लाजपत राय जैसे नेता रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो ये बटेंगे, अपने विचार को लेकर बटेंगे। फिर 1907 के बाद एक और घटना घटेगा। 1909 में एक घटना घटेगा, मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा। ये 1909 की घटना है। अब इसमें क्या किया जाएगा कि मुस्लिमों को, मतलब अल्पसंख्यकों को ये अधिकार, संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा कि वो भी जो है अपना क्या कर सकते हैं। जैसे मतदाता होता है ना, मतदाता केंद्र, उस सब में वो नॉमिनेट कर सकते हैं और अपना बहुल स्थापित कर सकते हैं। 1909 के बाद आप देखिएगा एक, उसके बाद ये जो समय पीरियड चलेगा
1909 के बाद एक 1910 आएगा। 10 में कुछ खास हुआ नहीं है। 1911 में आता है आपका तृतीय दिल्ली दरबार बुलाया जाएगा। 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार लगेगा। तृतीय दिल्ली दरबार, और ये तृतीय दिल्ली दरबार में एक घटना घटेगा। ये क्या घटना है कि 1911 से पहले जो भारत की राजधानी था वो कलकत्ता में था। अब यही वो दौर रहेगा। 1911 में ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अब से जो भारत की राजधानी है अब वो दिल्ली होगा। ठीक है, ये 1911 में तय किया जाएगा। इसमें जॉर्ज पंचम नाम के एक अंग्रेज अधिकारी, बड़े अधिकारी आएंगे और ये तृतीय दिल्ली दरबार आपका लगेगा 1911 में। 1912 में फिर क्या होगा कि उस समय जो कृष्ण आपका बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं श्री कृष्ण सिंह के जोर जबरदस्ती या यूं कहें कि बार बार मांग करने पर बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने का बात चलेगा। इसमें याद रखिएगा, कागजी कार्रवाई होगा इसमें, लेकिन पूर्ण रूप से अगर पूछेगा कि बिहार कब अपना न्यू चेहरा बन के आता है या न्यू अवतरित होता है, तो ये अलग होगा बंगाल से कब 1912 में। 1912 में अब बिहार जब अलग होगा तो बिहार अपने साथ में अकेले नहीं आएगा। बिहार कहने का मतलब हो गया कि झारखंड के साथ आएगा। 1912 में झारखंड के साथ बिहार अलग हो जाएगा। 1911 में ये बात, एक और आप लोग को यहीं पे बात बता दें, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बड़े लेवल के एग्जाम में, कि दिल्ली को कौन बसाया था, दिल्ली को लुटियंस बसाया था। ठीक है, और 12 तक हम लोग देख लिए। लंबा वीडियो नहीं करेंगे, घबराना नहीं है। इसमें 1913 का एक और बता देते हैं आप लोग को। 1913 में एक घटना घटेगा सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को का घटना क्या है कि लाला हरदयाल जो है वो गदर पार्टी की स्थापना कर देगा। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करेंगे। गदर पार्टी की स्थापना करेंगे और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि गदर नामक एक पत्रिका भी संचालित किया जाएगा सैन फ्रांसिस्को से। तो ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब ये बता रहा है कि 1905 से ही में भारत में जो राष्ट्रवाद का स्वरूप आप लोग को देखने को मिलेगा 1905 के बंगाल विभाजन के बाद ही देखने को मिलेगा। स्पष्ट कर दे, दो शब्दावली होता है, एक नेशनलिज्म, एक होता है कम्युनलिज्म। तो व्हाट डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड कम्युनलिज्म? नेशनलिज्म क्या है और कम्युनलिज्म क्या है, मतलब राष्ट्रवाद क्या है और सांप्रदायिकता क्या है। तो इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि राष्ट्रवाद शुरू किए तो राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद में सबसे बड़ी बात होता है कि राष्ट्र के हित को सर्वोपरि रखना। राष्ट्र के जो हित है उसको आप सर्वोपरि रखिए। राष्ट्र के लिए जो कुछ भी आप अपना आत्मसमर्पण कर सकते हैं, राष्ट्र के हित को, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो कुछ भी आप नीति बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं, तन मन धन से अगर राष्ट्र सेवा कर रहे हैं, वही राष्ट्रवाद है, वही नेशनलिज्म है। एक और बात बता दें, नेशनलिज्म पॉजिटिव थिंग्स है, नॉट नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज कम्युनलिज्म नेगेटिव थिंग्स है। कम्युनलिज्म देश के अखंडता को तोड़ने का काम करता है, भारत की अखंडता को तोड़ने का काम करेगा कम्युनलिज्म। लेकिन नेशनलिज्म क्या करेगा कि इसको जोड़ने का काम करेगा, एक सूत्र में बांधने का काम करेगा। फिर से सुनिए, राष्ट्रवाद क्या करेगा कि हर व्यक्ति के मन दिल में रच बस जाएगा।
रचनात्मक गुण है ये पॉजिटिव थिंग है, क्योंकि राष्ट्र के हित में आपको कुछ करना है। लेकिन वहीं पे कम्युनलिज्म जो है, सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता क्या है सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता क्या है कि उसको ऐसे समझिए कि समाज को वो तोड़ने का काम करेगा। और राष्ट्रवाद क्या है? समाज को जोड़ने का काम करेगा, समाज को जोड़ेगा, एकत्रित करेगा और राष्ट्र के लिए प्रेरित करेगा, वो राष्ट्रवाद है। लेकिन यहाँ पर बंगाल विभाजन में हम क्या देखें? दो संप्रदायों के लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। कौन? लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। समझ गए होंगे शायद, ज्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। अब इधर गदर पार्टी की स्थापना हो जाता है। अब आएगा फेज प्रथम विश्व युद्ध का, उसको भी देख लीजिए। ये जो दौर रहेगा 1914 से 1918 का, इसमें होगा आपका प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। अब प्रथम विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, पूरे विश्व का आपका इतिहास में इतना परिवर्तन ला देगा, जो औपनिवेशिक सत्ताधारी लोग बैठे हैं उन सबको मजबूर करने का काम करेगा। यही वो दौर रहेगा जिसमें गांधी भी एक बात बोलेंगे। गांधी देखिए, गांधी आएंगे 15 में, ध्यान रखिएगा, ये भी बात ध्यान रखिए। गांधी अब्दुल्ला का केस लड़ने जाएंगे 84 में, 1883-84 में जाएंगे अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। कहाँ? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मालूम है ना, अफ्रीका महादेश में जाएंगे। वहां काले गोरे के भेद में उनको पीटर्समारित्ज स्टेशन बर्ग से धक्का मार के उतार दिया जाएगा और वहीं पे वो शपथ लेंगे कि जो काले गोरे का भेद है हम उसको समाप्त करेंगे और गोरों को साउथ अफ्रीका से बाहर करने का काम करेंगे। और वहां पर जाके वो अपना आश्रम भी संचालित करेंगे। उसके बाद वहां के लोगों को स्वतंत्र करेंगे और तब गांधी भी। अब एक बात आप लोगों को जो थोड़ा लेवल का बात कर लेते हैं, जो बीपीएससी लेवल का तैयारी कर रहा है, जो दरोगा लेवल का तैयारी कर रहा है, उनके दिमाग में यह रहा होगा कि गांधी जी एक बार और भारत आए थे। जी, भारत आए थे, कांग्रेस के अधिवेशन में भी भाग लिए थे। 1901 में आए थे और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। भाग लेना अलग चीज है, अध्यक्षता करना अलग चीज है। स्लिपली मिस्टेक होगा फिर घबरा जाइएगा। हम ज्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं। अगर प्रश्न पूछता है कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे सिर्फ, तो वो 1901 होगा, ध्यान दीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिए थे, तो वो 1901 होगा। ये पूरा थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। नॉर्मल पूछता है कि गांधी जी किस कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए, तो वो 1924 होगा, बेलगांव अधिवेशन। ये भी बता देते हैं, कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। अध्यक्षता करना एक अलग बात है। एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन हुआ जिसमें गांधी जी कांग्रेस का अध्यक्षता करेंगे, वो था बेलगांव, ठीक है। लेकिन अगर प्रश्न पूछ देता है कि गांधी जी, आप बोल रहे हैं 15 में आया है, मतलब आए हैं, तो गांधी जी 15 में आए हैं, ठीक, गांधी 15 में आए हैं, लेकिन ऑफिशियली रूप से आए हैं। अब जैसे आप नेता नहीं है और उनका मन किया कि हमको स्वदेश लौटना चाहिए, घूमते फिरते आ गए यहाँ पर। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था 1901 में आके कांग्रेस के, समझिए ना कि पीछे वाले पंक्ति में बैठ के या थोड़ा देख लिए कि कांग्रेस क्या है, चले गए अपना, ऐसे समझिए। लेकिन बाद में गांधी जब सक्रिय रूप में आते हैं 1915 के बाद, तो नेता बन गए। 1915 में जब गांधी आए तो उसके बाद तो वो नेता हो गए थे। उनका पूरे विश्व में उनका लोहा अंग्रेजों ने भी मान लिया कि हाँ भैया गांधी में तो कुछ बात है। मन के प्रवृत्ति को ही बदल दे रहे हैं, ना हथियार उठाते हैं, ना किसी से हिंसा करते हैं, ना किसी से लड़ाई करते हैं,
अपना अपना सब कुछ सह के फिर भी सबके मनोदशा को बदल देते हैं। ये थे गांधी। गांधी का व्यक्तित्व बहुत महान है। 15 में गांधी जी आएंगे। 15 में गांधी जी आने के बाद क्या करेंगे, वो अपने राजनीतिक गुरु से मिलेंगे, जिनका नाम होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। राजनीतिक गुरु क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु एक नहीं है, 3-4 तो है। ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय है, रस्किन बॉन्ड है ना, और आर्थर है। तो वो अमेरिका, जो यूरोप वाले कुछ ऑथर है ना, जो लेखक है, उनका प्रभाव इन पर रहा, आध्यात्मिक रूप से रहा। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर पूछेगा कि उनका राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु हुए। अब गोपाल कृष्ण गोखले के आदेश पर गांधी क्या करेंगे, आकि पूरे भारत का परिभ्रमण करेंगे। क्यों? अब इसमें समझिए क्या ट्विस्ट है। अगर गांधी परिभ्रमण किए, अगर गांधी परिभ्रमण नहीं करेंगे तो यहाँ के यथा स्थिति का कैसे पता चलेगा? कौन लोग गरीब है, किनको कौन भूखे सो रहे हैं। यहाँ चंपारण में नील क्यों इतना वर्चस्व बढ़ गया है, नील के खेती के लिए क्यों अंग्रेज सता रहे हैं गरीब किसानों का, वही ना रहा। तब तो राजकुमार शुक्ल जाएंगे, गांधी जी को अनुनय विनय करेंगे, बताएंगे। अब आगे है तो 15 में गांधी जी आ जाते हैं। ठीक है। गांधी जी 15 में एंट्री दिए, 16 में पूरा परिभ्रमण किए। ठीक है। 16 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से ध्यान से सुनते रहिएगा एक चीज। 15 16 15 फिर 16। 16 में क्या क्या होता है, इधर एक और ट्विस्ट है, फिर एक कहानी जुटेगा। क्या जुटेगा? इस समय जो आयरलैंड की जो लेडी है एनी बेसेंट, वो भी भारत में अपना एक बेहतर नेता के रूप में उभर चुकी है। ठीक है। और साथ में तिलक भी रहेंगे, साथ में तिलक भी रहेंगे। अब ये जो इनका क्या है कि ये आयरलैंड से देख के आए हैं कि हमारे यहाँ जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं वहां पर होम रूल का है, तो वो चाहेंगे कि भारत में भी होम रूल आंदोलन हो। क्यों होम रूल आंदोलन क्यों चाहिए? क्योंकि हमको घर के जैसा शासन चाहिए। अब घर के जैसा शासन के मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है सर? घर होम रूल आंदोलन क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उसमें ये तय सुनिश्चित कर दे सरकार, गवर्नमेंट, जो ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट है, ये सुनिश्चित कर दे कि हमारे घर के प्रत्येक घर के देखे, भारत एक घर है, भारत एक परिवार है, हमारा कमी बेसी क्या हो रहा है, हमको किस चीज की कमी हो रही है, ये सब देखेगा। कौन देखेगा? ब्रिटिशर्स देखेंगे। वही होम रूल आंदोलन हुआ। तो इसमें 2 नेता सक्रिय रहेंगे। 1916 में देखते जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, बार बार पूछा जाने वाला, कहीं से प्रश्न पूछता है। इसमें 2 नेता सक्रिय रहेंगे, एक एनी बेसेंट। सब कुछ लिखना बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, इसलिए बार बार वीडियो को रिपीट करके आप लोग देखते रहिएगा, आप ही को फायदा होगा। एनी बेसेंट है और तिलक है। अब एक प्रश्न ये उठता है, इसलिए ठीक है 1916 में होम रूल, ये लोग होम रूल के लिए आंदोलन करेंगे, ये दोनों नेता के रूप में आएंगे। अब एनी बेसेंट का जो क्षेत्र प्रभाव रहेगा वो पूरे भारत पर रहेगा, लेकिन तिलक जो है मद्रास वाले कुछ गिने चुने क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। ये एक लेवल के प्रश्न पूछता है। ठीक है। तो आप सभी इसको भी देख लीजिएगा, आप लोगों को ध्यान रखना होगा। एक और बात होता है 1916 में बिहार का थोड़ा लेते हैं। 1916 में बिहार का एक लोकल नेता रहेंगे, क्षेत्रीय नेता रहेंगे, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल को ये बात समझ में आ गया रहता है कि गांधी जो है हम लोग को दुख से निजात दिला सकते हैं। एकमात्र ऐसे नेता गांधी जी हैं जो हमारी पीड़ा को समझ सकते हैं और हमारे दुख दर्द को समझकर हम लोग को अंग्रेजों से हमारी मांगे को मंगवा सकते हैं।
चंपारण जो आप सभी जानते हैं, मोतिहारी का क्षेत्र, बेतिया का क्षेत्र, यहीं से एक नेता उभर के जाते हैं अपने बिहार से। और ये 1916 में एक और काम होता है, कांग्रेस का उस समय लखनऊ में अधिवेशन होता है। कांग्रेस का उस समय लखनऊ में अधिवेशन होगा और 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होगा। राजकुमार शुक्ल वहां पर पहुंचेंगे और राजकुमार शुक्ल के अनुनय विनय करने पर गांधी मान भी जाएंगे। ये भी बात है, गांधी राजी हो जाएंगे कि हम चंपारण अवश्य आएंगे। जो नील के लेके जो अंग्रेजों के प्रति जो आप लोग का देती है, ये अपने दरिद्रता को पूर्ण रूप से ही बताएंगे। राजकुमार शुक्ल ये बिहार के एक स्थानीय नेता हैं, चंपारण क्षेत्र के। राजकुमार शुक्ल, ठीक है। अब देखिए लखनऊ में इतना ही नहीं होगा, लखनऊ अधिवेशन में एक और बात होगा। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक पटरी पर आ जाएगा, कहेगा कि जो हमारे अंदर मनमुटाव है उसको हम दूर करते हैं और साथ में हम लोग मिलकर भारत के राष्ट्रवाद में अपना अपना पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कंधा से कंधा मिलाकर हम लोग चलेंगे। पहला काम। और एक और काम होगा यहाँ पर, जो 1907 में जो आप लोग देखे थे कि सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस अलग हो गया था नरम दल और गरम दल में, वो यहाँ पर 1916 में जाके दोनों मिल जाएगा। जो आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में जो बटेगा, वो आपका 1916 में आके मिल जाएगा। 1916 में जैसे आके मिलेगा, 1916 में नरम दल और गरम दल दोनों आकर आपस में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है, ध्यान रखिएगा। दरोगा का अगर तैयारी आप कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल वगैरह बड़े एग्जामों की अगर तैयारी में हैं, तो इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि किस अधिवेशन में वो लोग अलग हुए और किस अधिवेशन में आके मिले। इस बात को आप लोग सब लोग ध्यान रखिएगा। जो कुछ भी कंटेंट पढ़ा रहे हैं, एक और बता दें कि जितना कंटेंट आप सभी को सामने है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा गया है, लाइन वाइज लाइन। एनसीईआरटी राजीव अहिर जो आधुनिक भारत के इतिहास बेहतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी बीपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो लोग पढ़ते हैं, उन्हीं सब से हम लेके अपना कंटेंट तैयार किए हैं और अपने मन से पढ़ा रहे हैं। अभी सुधार की बहुत जरूरत है, ठीक है। अभी सुधार होगा, घबराने से नहीं होगा, ठीक है। और ये 16 तक कहानी आप लोग देख लिए और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो 1917 चंपारण सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर आपको भी लगेगा कि काहे इतना बड़ा हो गया। इसलिए जय हिंद जय भारत।